साथियों नमस्कार। साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज सुनते हैं रमेश बख्शी की लिखी कहानी शबरी। मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। बफे के लिए हम सब लोग लॉन में सजाई गई मेजों के आसपास खड़े हैं। लोग आगे बढ़ बढ़कर अपनी अपनी प्लेट में पसंद की चीजें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख रहा हूँ। देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, पर मैं हूँ कि ऐसा हो गया है जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट पर बज जाता है, जैसे मैं समय बजाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूंगा तो एकदम सबकी नज़रों में पकड़ा जाऊंगा और वे कभी देख लेंगे तो एट होम का मजा ही जाता रहेगा। मेरी सेहत के बारे में हजारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूंगा, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। इस सबसे बेहतर यह है कि मैं किसी की नज़र में न आऊं। मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ, सांझ के नीले कच आसमान में चांद की तरह। पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए, मुझे केवल खाना चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुंह की ओर वह चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज है और उसी का टुकड़ा अगर बत्तीसी पर भटकता रहा तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी अंगुलियां रसगुल्ले का चम्मच पकड़े अधर में लटकी हैं। मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी। मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी। यह चुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज हो गया था। डांट कर मैं बोला था, जाओगे क्यों नहीं? तुम एमएससी हुए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, वह जगह छोटी है तो क्या हुआ? वहाँ डिग्री कॉलेज है, तो बिल्कुल गांव तो होगा नहीं वह। छुट्टू कुछ नहीं बोला था। वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए डरता है। मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा कॉरपोरेशन में क्लर्की करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफ़ी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफ़ी के एक प्याले पर तब तक भाषण देता रहा था जब तक वह जाने को तैयार नहीं हो गया था। छुट्टू थोड़ा जिद्दी है, बिल्कुल मौजी राम। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफ़ी फर्क है, मगर दोनों भाई से ज़्यादा दोस्त हैं। मैंने उसे फिर यह भी कहा था, मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेजों में तो पांचों उंगलियां घी में रहती हैं और सिर कढ़ाई में, और सफलता चरण चूमती है वहां। और चप्पलें दुश्मनों का सिर चूमे। मैं नजर टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के? वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था। मेरी तो नजर फेंकने की आदत है यार, और वहां क्लास में रहेंगी लड़कियां। मैंने उसे एक धप्प लगा दिया था। छात्राएं तो अपनी बेटियों की तरह होती हैं। और हम दोनों की हंसियां कॉफी हाउस में यूं तैरने लगी थीं जैसे दिए रखी नावें हों। छुट्टू की तैयारी शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने को रख लिए। बात यह है बड़के कि वहां जरा रोब गालिब करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइयाँ और मोजे खरीदते रहे हम, जैसे नौकरी करने नहीं, लड़की देखने जा रहे हों। पर बड़के, तुम तो उस कस्बे में 6 महीने रहे हो। उस बात को तो वर्षों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फॉर्म पर ही
अलग जगाते रहे, ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने? मुझे सहसा याद आया था, हाँ, छोट्टू एक मोशाय थे वहाँ। मैं उन्हीं के कमरे में रहता था। कोई जी थे वह, चटर्जी, मुखर्जी या बैनर्जी, याद नहीं। यार छोट्टू, बड़ी मौज से दिन कटते थे वहाँ। उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिनों बाद छुट्टू के जाने का दिन आ गया। वह हमारे भरे घर को छोड़ चला गया। मैं खुद उसे जोर देकर भेजा था, पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई थी। इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा है। विमटो पीते लोगों के पांव ताल दे रहे हैं। चेरी पिंग की धुन में ऐसी कुछ मस्ती है जैसे मेज पर रखी हुई बोतलें भी अपने आप आपस में टकराने लगती हैं। फिर जिंदा आदमी कैसे न झूमे। लोग सब खा चुके हैं और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा कर रखा ही है। मेरी अंगुलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े ही हैं। टेढ़ा भी नहीं होता मेरा हाथ कि रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला उछलकर खाया जा सकता है। जी होता है कि मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज अपनी जबान पर से फिसल जाने दे। हाथ अधर में चम्मच लिए दुख सा आया है। मैं प्लेट नीचे रख कर रसगुल्ले वाला चम्मच उसमें बहुत आहिस्ते से रख देता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता है और रसगुल्ले का गोला उसकी गोद में से लुढ़क कर प्लेट के नीले बिस्तरे पर लुढ़क जाता है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफेद क्रेप पर आ जाए, फिर वहां से भी लुढ़के और हरी लॉन पर गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थीं। एक, कल रात मैं तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं और तुम्हारे उस मोशाय ने उस पर सुला दिया। थका हुआ था सो एक नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मोसाय ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं यह मुझे नहीं मालूम था। 2, मैं अब रसगुल्ले खाने लगा हूँ। मुझे उनका झक सफेद रंग बहुत बोर लगता था, अब वही प्यारा लगता है। 3, पांचों उंगलियां घी में हो सकती हैं क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा। तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपया जोड़ लूंगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर। तुम्हें अभी जमना है। नई नौकरी है, नई जगह। हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता था। बढ़ के, अब मैं ठीक से जम गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। कॉलेज में कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं, हल्ला वे करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है। इनकी समझ में ही नहीं आता कुछ, तो बेचारे क्या खाकर मुझे हुट करेंगे। हाँ, अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। एक बात लिखने को बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात यह है कि कल मोशाय ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया। गुड़ से बनी जाने क्या चीज थी। बोले, नवधान्य है यह। मैंने वह खा तो लिया पर मुंह जाने कैसा हो गया। मोशाय मेरा मुंह देख भाप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकार कर बोले, जोल, एक लड़की एक लड़की पानी लेकर आई। मोशाय ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो, और वह लड़की भी वैसी ही। नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है। एक औरत भी है यहाँ, श्रीमती मोशाय। माँ कहती है वह लड़की उन्हें। सुनते हैं वह माँ दिन रात मानस पूजा किया करती हैं। आंखें मूंदे बैठकर भगवान की कल्पना किया करती हैं। भगवान आ जाते हैं। वह वैसे में ही पूजा का सामान इकट्ठा करती हैं और अच्छे से अच्छे पकवान का भोग लगाती हैं। यह सब कुछ मानस में होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोशाय भी मानस में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में मेरी मेसन कानन डायल या ब्लेक सीरीज के उपन्यास रहते हैं।
उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी नहीं बैठती। मगर जो बात मैं कहना चाहता था वह यह है बड़के कि वह जो नौमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूं तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके यानी तुम्हारे छोटे भाई हो ना। फिर यह भी पूछा था कि वे मुझे यानी उसे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद कि उसके बाल लंबे थे। तब उसका शरीर खूब भरा हुआ, रंग खूब साफ और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में। यह सब मैं भूल चुका हूँ। कैसे और कब मोशाय से परिचय हुआ, यह सब भी याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था। मोशाय रेज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम और फुर्सत मिलती तो शतरंज। मुझे आप पकड़ते थे। मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता। अधिक समय फॉर्म पर ही कटता था मेरा। जितने समय भी घर रहता, खुकी मेरे कमरे में रहती। नमस्कार। वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की कोई किताब लिए आ बैठती। कि वह मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो। मैं इतना कहते हाथ की कॉपी उसके सिर पर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता खुकी। वह नहीं बोलती। खुकी। मैं फिर पुकारता और वह चुप ही रहती। खुकी। अब वह बोल देती कि खुकी तुम ही बोल। आमी ना, तुम ही। वह चिढ़ जाती। खुकी तुम ही बोका। की बोला चाहे बोका। वह जोर से हंस देती। फिर कहती आमी ना, तुम ही। और यही तुम की रट लगाती वह चली जाती। दिन निकलते फिर चाय लाती, नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। सांझ के नीले कच आसमान में चांद की तरह। मैं एक बार में ही रसगुल्ला खा जाता और फार्म की ओर जाने को होता। वह जानती थी कि मैं फार्म जाता हूँ, फिर भी पूछे बिना नहीं रहती। कोत्थे दादा। मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती, छेड़े दाओ। और वह खुकी पूछ रही है, पूछ क्या रही है, पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। मैं खत पर फिर निगाह जमा लेता हूँ। तो बड़के जवाब देते हुए यह लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार था और तुम यानी मैं नहीं हो। मोशाय से तो मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने क्यों मुझे डर लगता है। नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसकी एड़ी तक लंबे बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि ऐसे लंबे बालों वाली को एलोकेशी कहते हैं। कहते हैं क्या। और हाँ बड़के, अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। एक सप्ताह में ही आश्ची जाश्ची बोलने लगा हूँ। और क्या लिखूं, और क्या करूं मैं। यह रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने का, यूं चुप है जैसे सो गया है। कोई तभी विम्टो की एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक ही हाथ से पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ, पर सांसें ऐसी थक गई हैं कि विम्टो मुझसे स्ट्रॉ में खींचा ही नहीं जाता। मैं नज़र नीची कर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफ़ेदी में लाल रंग के साथ बनने वाले हवा के सफ़ेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर खींचती हैं तो विम्टो मुंह में भर आता है। लेकिन तबीयत होती है इसे पीऊं नहीं थूक दूं। तुमी जोल खाबे। ना खुकी आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेजी से दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता। वह मुझसे छूटने को कसमसाती। फिर एक रोशगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नवधान्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता।
मैं फार्म के बोर्डिंग में खाना खाता था पर हर तीसरे चौथे दिन मोशाय मुझे निमंत्रित कर लेते। मैं समझ जाता कि आज भात माछ बना है। फिर शाम को सहन में सब इकट्ठे होते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं कुर्सी पर। मोशाय ऑफिस के थके आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुकी टहलती रहती। मोशाय गीत सुनने को कहते तो वह मन ही मन गुनगुनाती और फिर रविंद्र संगीत की लहरों से सहन गूंज उठता। मोशाय को पसंद था आमादेर पाकबे ना चुल गो, मोदेर पाका बिना चुल, आमादेर झरबे ना फूल गो, मोदेर झरबे ना फूल। सुनते सुनते वह डूब जाते। फिर खुकी अपनी पसंद गुनगुना उठती। যদি তোর ডাক সেরে কেউ না আসে किसे फुर्सत थी फिर सुनने की। एक बार रात को मुझे फार्म जाना था, खुकी बैठी पढ़ रही थी, मैंने पुकारा, खुकी की की दादा। वह मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियां उतरता बोला, আমার ডাক শুনে কেউ না আসে খুকি, ওরে ওরে ও ভাगा। वो हंस दी थी, আমায় কি নাই ডাক দেব, তোমার ডাক শুনি আমি। मोशाय ने यह सुना था और बोले थे, कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारा हमारी बंगला ही बिगड़ गई। वहाँ इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोशाय ने कहा था, जाओ खुकी, दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। आमी जाच्छी। वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फॉर्म पर उसे ले गया। चाँद था तो पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उसे एकदम निग्लेक्ट कर दिया। हम फॉर्म में घूम रहे थे। खुकी इस समय गाओगी? ना, उसने इनकार कर दिया। खुकी, उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खुकी, तुम्ही बोका। वह चिढ़ गई। तुम्हें और मेरे पीछे आम मुक्कियां मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वह दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुथ गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने था, जूही के छोटे से मंडवे की तरह वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा, खुकी, तो वह हाथों से छुटी और भागी और मैं उसके पीछे। उसके स्कर्ट का बड़ा घेर तरह तरह के वृत्त बनाता जाता। माँ कहती थी, इसकी स्कर्ट में आधा वार कपड़ा ज्यादा लगता है, इसे घेर बहुत पसंद है। और ऊपर से पेटी ऐसे कसकर बांधती है कि बकलस को एक एक मिलीमीटर पीछे हटाने में उसे 5-5 मिनट लग जाते हैं। एक बार हम सभी क्लब जाने वाले थे, श्यामा संगीत का प्रोग्राम था और खुकी ने पेटी ऐसे कसकर बांधी थी कि कमर को गायब कर देने पर ही तुलाई थी। माँ ने एक धप्प जमाई और खुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उससे पेटी ढीली करवाकर ही माँ ने उसे साथ चलने दिया। वह सारे समय मुंह फुलाए बैठी रही थी, मुझसे भी नहीं बोली थी और मैं भी किसी से नहीं बोल रहा हूँ। मुंह में स्ट्रॉ लिए वैसा का वैसा ही खड़ा हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं पी रहा हूँ, पर मैं बोतल में फूंक मारकर विमटो को हल्की आवाज से बुड़बुड़ाता जा रहा हूँ। कुछ लोग तो धन्यवाद देकर चल भी दिए हैं। ऑर्केस्ट्रा पर रॉक एंड रोल की ट्यून चल रही है। कोई और सामने नहीं आया तो ऑर्केस्ट्रा वालों में से ही एक लड़का, जो कार्डरॉय पैंट पहने है, लॉन में सामने आकर नाचने लगता है। अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से हिलाता है। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवाकर विमटो फिर हाथ में ले लेते हैं और मैं हूँ कि मुझसे एक बोतल ही न पी गई है। मैं इंतजार करता हूँ सामने वाले लोगों के हटने का कि ये हटें और मैं इस भीड़ से कटकर अलग हो जाऊं। रोज मुझे उसके खत का इंतजार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की एक बात लिख रहा हूँ, याद करो बड़के, कि फार्म की ट्रेनिंग खत्म होने पर जब तुम यहाँ से गए थे तो यहाँ उस नौमोशकर वाली लड़की को क्या दे गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं अपने फॉर्म में एक पौधा दे आया था। मैंने पचासियों पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे, गुलबकावली तक और कास्मस से लेकर कारनेशन कैक्टस तक।
जब भी फुर्सत में होता खुकी से फूल पौधों की बात शुरू हो जाती। वह यही कहती, पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो किस काम का वह पौधा। हो गई फिर तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़ी लगते हैं, उसके लिए करनी होती है मेहनत। अब बकावली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा फूल बतलाया था। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बच गया तो कहने लगी, दादा गुल बकावली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते कहा था, फूल तो आते हैं ना। अब वह जिद पर ही आ गई तो फार्म से गुलबकावली का एक गमला ला दिया मैंने और चला आया था। मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, न मोशाय, न माँ, न खुकी। खुकी तो उस समय गुलबकावली को सींच रही थी, तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्र आगे पढ़ता हूँ, याद आया बढ़ के, तुम उससे गुलबकावली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही है उसे। वह कहती है वह गमला जान से ज्यादा प्यारा है। 7 साल में वह गुलबकावली की तरह झूम आई है बढ़ के। जवान लड़कियों के शरीरों पर जूही, रात रानी, गुलाब, गुलबकावली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गॉड को करनी चाहिए थी, पर बिना इसके भी वह नौमस्कर वाली एलोकेसी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया है कि उस गुलबकावली की उम्र 7 बरस की हो गई है और उसमें फूल लग आए हैं। मैंने कहा, तुम बड़के को लिख देना। सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैं अभी तक बंगला अक्षर सीख नहीं सका, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसका खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ, मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आजी फुटल तुम्हार ओई गुल बकावली। आजी तुम्हारी उसी गुल बकावली में फूल आ गए। फूल आ गए आज तुम्हारी उसी गुल बकावली में। उसी गुल बकावली में तुम्हारी आज आ गए फूल। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वह फकत 9th में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? क्या वह मेरे लिए ही इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वह रविंद्र संगीत गुंजाते समय ओरे ओरे ओ अभागा के स्वर खींचती हुई मेरी ओर ही देखती रहती थी? क्या वह मेरे शरीर में झूम जाने के लिए ही आमी ना कहकर तुम तुम की नाराजी बतलाती थी? मुझे अपने आप पर उस दिन सा गुस्सा कभी और नहीं आया, लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया, वैसे ही खुकी को भी भूल बैठा। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्ठे तो मैं नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचना होगा तब कहीं बतला सकूंगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले हर पौधा खुकी था, हर फूल खुकी, हर पत्ती खुकी, हर फल खुकी। मैंने ट्रेनिंग से लौट कर वहाँ एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मोशाय कहाँ पत्र लिखने लगे। पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन मैं यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या। उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता। फकत एक सतर ही लिख भेजती कि मैं तुम्हारी गुलबकावली को सींच रही हूँ। मगर तब कोई कैसे कुछ सोचता। 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती। आमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती। आज मैं आधा वार ज्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में गुलबकावली में फूल आने के 7 लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूते केशों वाली खुकी नमस्कार करती आ खड़ी होती है। पर अब वह खुकी कैसे? जिस दिन उसने स्कर्ट पहनना छोड़ा होगा उसी दिन वह नाम उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहां जाऊं भी तो वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे न वो कह पाऊंगा न वो का ही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूटा काबुली वाला।
3 बच्चों का पापा काबुली वाला, लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाला को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है। लेकिन बड़के मैंने कभी गुल बकावली देखी ही नहीं। सो उस नौमशकर वाली एलोकेशी से पूछा मैंने, कैसे होते हैं गुल बकावली के फूल? उसने कल दिखाने का वायदा किया है। अब कल फूल देखकर आगे लिखूंगा। कॉलेज भी जाना है, आज लड़कों के प्रैक्टिकल हैं। लेकिन फूल कैसे लग आए? खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटक रहा था। कलम गुलाब की लगती है, गुलबकावली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोप कर उसे दे आया था। वह टहनी तो 2 या 3 या हद 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती रही होगी। हाँ, तो अभी मैं उस नौमशकर वाली एलोकेशी के सहन से आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं रोज सवेरे और शाम पानी देती रही। गुल बकावली में नई नई पत्तियां आई, पौधा उछार गया। पीली पत्तियां मैं तोड़ देती और नए कोपल कल्लों को पोंछती। 7 साल बीते और कल उसमें फूल आ गए। देखो वह रहा गमला। और बढ़ के उसने जिस ओर अंगुली उठाई उस ओर मैंने देखा, एक मिट्टी भरा गमला पड़ा था। उसमें न कोई पौधा था, न टहनी, न कोपल कल्ला, न फूल। मैंने हंस कर कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। तो वह भी हंस दी। बोली, आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती ही रही और कहने लगी, माँ, जैसे भगवान की मानस पूजा करती हैं वैसे ही मैं गुलबकावली की मानस पूजा करती रही। मैं तो बढ़ के बात सुन ठिठका ही रह गया। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे। और यह खुकी मानस पूजा करने लगी। आंखें नीचे बैठे बैठे रविंद्र के संगीत गाती रही और गुलबकावली के फूल खिला लिए उसने। पर वे फूल किसे दिखाऊं अब? अपने बच्चों से कहूं कि आओ बेटा, तुम्हारे पापा के लिए किसी ने गुलबकावली के फूल खिलाए हैं। लोग रॉक एंड रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशियों के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली तो बजाना चाहिए था, पर मैं नहीं बजाता। अब बजा दूं? पर जब सब चुप हैं तब ताली बजाना तो और भी अजूबा लगेगा। सो चुप भला। मैं फिर वही विमटो मुंह से लगा लेता हूँ। थूक से भीग कर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है, सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल से एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है, कहता है हेलो। मैं भी हेलो तो कहता हूँ, पर उसे पहचानता नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल से विमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, स्मेल प्लीज। मैं यूं ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघकर बड़ी अदा से कहता है, सॉरी, मुझे शक हुआ था। और अपने मुंह में स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, पर मुझे हंसी ही नहीं आती। लाख चाहूं फिर भी नहीं हंस सकता। और लाख चाहे भी खुकी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। चुट्टू उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता था और मैं उसके खतों को लिए घंटों जाने क्या क्या सोचा करता। पत्नी बच्चे मेरे सपनों के चलते समय बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा तो बड़के, एक बात पूछते हैं कि नौमस्कर वाली यह एलो कैसी है, कैसी लड़की? मुझे तो गुस्ताफी माफ हो, बड़ी बोर लगती है। बोर, बोर, बोर ना, आमी ना, तुम्हें तुम्हें। मैं उसी समय पैड से एक पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ। नहीं छुट्टू, वह बड़ी अच्छी लड़की है, बोर तो हो ही नहीं सकती। यूं ही बंगाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं और वह तो बेहद मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा कि छुट्टू मेरे इस लिखे को पढ़कर जाने क्या सोचेगा। पर खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ। खुकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी सी सुगंध देता है। उसका आधा वार अधिक का घेर जूही के मंडवे सा लगता है।
उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोरपंखी की बनावट सा लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लग रहा था जैसे मुझे खुकी का वह बाहर को जैसे खुकी का वह बाहर को बरस पड़ता सा शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मोशाय की एक कलम थी, मैंने ही उस पर ढेरों फूलों को लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन में अपनी तय ही चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैंने तो खुगी की खबर जानने को लिफाफा फाड़ा था, पर यह क्या लिखा। मैं जैसे उबल पड़ा। ऐसे लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जब्त ही नहीं हो पा रहा है। बढ़के कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूछो मत। डिटेल में तो नहीं लिख सकूंगा, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाजा लगा लेना। वही नमस्कार वाली एलोकेसी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था। वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जूड़े के लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी। बढ़के मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया, और फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। मोशाय ने देख लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमी में मोशाय मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों से पूछा कि क्या हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बढ़के तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं किया, पर उस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नमस्कार वाली एलोकेसी का सिर भी हाँ में हिल गया। पर कहर यह बरसा कि माँ नाराज हैं, बेहद नाराज। मोशाय ने यह कहा है कि वह उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बढ़के मैं क्या करूं। वहाँ अम्मा का डर है, कहीं यह बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। तुम उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मोड़कर फेंक दिया। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह। नहीं छुट्टू, उस खोकी से शादी नहीं करेगा। तो खोकी की तारीफ का यह मतलब था। यह मतलब कि कुंवर साहब दिल दे बैठे उसे। क्या गुल बकावली की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी। बड़के को ही बना दिया इस छोकरे ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे से अंदर जो कुछ अनुभव कर रहा था वह भी नहीं कह सकता था, कह भी नहीं सकता था। मैं गुस्से में तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा, सुना अम्मा, छुट्टू वहां नौकरी करने नहीं, एक बंगाली छोकरी के जादू से भेड़ा बनने गया है। अम्मा सक रह गईं। पत्नी रोटी बेलते में वहीं की वहीं रुक गई। बोली, जरा समझाकर खत तो लिखो, वह तो तुम्हें सब कुछ समझता है। अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मले ही पड़े रहे। बोली तो यह, चुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना हो तो समझ ले वह कि हम सब मर गए। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से तो नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगालिन से तो क्या किसी चमारिन से भी शादी करता तो मैं राजी हो जाता। अम्मा को भी मना लेता, पर खुगी से वह शादी करे, यह कैसे हो सकता है। थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गईं। बच्चे खेलने लगे। पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यह तो सोचा होता कि जो लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है, वही 1 मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो जाएगी। और अगर तैयार हो जाती है तो उस लड़की का क्या चरित्र। प्रश्न चित्र फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुलबकावली में फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती है, उसी के चरित्र का सवाल। तुम 3 बच्चों की पापा उठा रहे हो। मैंने वह कागज फाड़ कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जरा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रखे बैठ गया, माना वह लंबे बालों वाली है। उसके केश एड़ी छूते हैं। वह एलोकेशी है। मगर मेरा अपना छोटा भाई मेरा छुट्टू उसी से शादी करे, बाद में उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी तो।
हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरी हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी जैसे। पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी। मेरे ही मन में से यह एक गद्दार आवाज आई, छुट्टू उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है भाई, वह तो सब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेजी से बहते बहते जैसे किनारे की सिवार में फंस गई हो। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था, अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। शहद बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, बड़के प्याली लेके जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद तो ले आ। हाथ धोकर प्याली उठाना पूजा के लिए चाहिए। मैं प्याली लेकर गया था। पुरोहित जी ने शहद दिया। ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सुनी थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुंह के करीब लाया और जबान आगे बढ़ा, थोड़ा सा शहद चाट लिया। मैंने उससे पहले कभी शहद नहीं चखा था और मैं उस सूनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। घर आ प्याली अम्मा के हाथों देने वाला था कि हाथ कांप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया था। इसे जूठा तो नहीं कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो कह सकता था मैंने इसे छुआ भी नहीं। अम्मा विश्वास भी कर लेती। पर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। लगा था अगर मैं झूठ बोला तो आज लीलावती कलावती मेरे घर में आग लगवा देंगी। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा मैंने इसे चख लिया। यह झूठा है और मैं वही बड़के हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुटकू खुकी से विवाह कर भी ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया था कि अम्मा मैंने शहद को छुआ भी नहीं। मैं चेहरे पर से पसीना पोंछ लेता हूँ और एक क्षण में इस निर्णय पर पहुंच जाता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता हूँ कि मन के तूफान को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ, छुट्टू तुम्हारा पत्र मिला। मेरी राय में यह शादी ठीक नहीं। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए हजार एलोकेशियां मिल जाएंगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात है और अच्छी बहू होना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरा विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे। मेरे खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी में उसने लिखा था, मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई थी, पर मोशाय की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि वह हमें क्षमा कर देंगी। बड़के मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसा आ जाती तो उसे तुम भी उसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ, फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूंगा। वहां अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा। मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हरा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसा निढाल देख पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती है। कहती है, लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजी राम है। पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ, आखिर तुम्हारे छुट्टू की ही शादी तो हुई है। जाओ, आज चले जाओ, वहां पार्टी के टेम तक पहुंच जाओगे। उन दोनों को साथ ले आना। अब तक मैं अम्मा को मना लूंगी। देखूं तो लल्ला की वह बंगालिन कैसी जादूगरनी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया। एक शब्द भी नहीं बोला, बोलता भी क्या। एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिए हैं। अब मेरे हाथ में विमटो भी नहीं है। सभी करीब करीब जा चुके हैं। छुट्टू और खुकी, खुकी नहीं नौमस्कार वाली एलोकेशी मेरे पास आती है। अब तो नाराजी दूर करो बड़के। छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। मैं उसके साथ हो लेता हूँ। चलिए ना प्रेजेंट्स देखें। हम तीनों वहाँ आते हैं। तुम अगर नाराज हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा और खुकी खुकी नहीं
नमस्कार वाली एलोकेशी हंसने लगी है। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहना चाहता हूँ। अरे यह क्या? यह भी उपहार है क्या? चुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए बेरों को दिखाता पूछता है। हमारे यहाँ एक छाबड़ी वाली रोज सब्जी देने आती है, यही ये बेर दे गई है। वह एक बेर उठा लेती है। ओहो, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। शायद उसका इशारा गदराएपन की ओर हो। इस इसको मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। हाँ, खुकी खुकी नहीं, नौमस्कार वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसे ही खट्टे हैं। नहीं जी, क्यों बड़के? वह मेरी तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते, और अगर इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो यह बड़के ने ही तो लिखा था। मेरा सब कुछ जैसे थम गया है। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया है जैसे। वे दोनों बेर खा रहे हैं। मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे हैं, मीठे ही हैं। मैं जानता हूँ, इसी से चुप हूँ। साथियों, अगर आपको यह पसंद आया तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।